दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। रिसेंटली मैंने एक्स पे एक सुपर सेंसेशनल ट्वीट देखा जिसमें एक पॉडकास्टर क्लेम्ड दैट हिज न्यू पॉडकास्ट हैज नॉट ओनली एक्सपोज्ड यूट्यूब, गूगल, ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर एंड न्यूज लॉन्ड्री बट हैज आल्सो एक्सपोज्ड एन एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड मिनिस्ट्री ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। और साथ ही क्लेम्ड दैट हिज सेल्फ प्रोक्लेम्ड बिग एक्सपोजेस वाला पॉडकास्ट वुड प्रीटी लाइकली बी द रीजन फॉर गूगल टू टर्मिनेट हिज यूट्यूब चैनल व्हिच हैज ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। कि आज का पॉडकास्ट ऐसा है कि आपने सब्सक्राइब नहीं करे ना तो शायद चैनल बंद हो जाएगा। अब बात यह है कि इतना बड़ा चैनल बंद होने का थ्रेट कैसा फील होता है, इसका मुझे तगड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आई इमीडिएटली एम्पैथाइज विद द पॉडकास्ट भाई। पर भाई की जो एक चीज मुझे समझ नहीं आई वो ये थी कि अगर भाई का चैनल बंद होने का इतना रियल चांस है तो फिर वो लोगों को अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा था। So subscribe before my channel gets demonetized, before I get cancelled. और इस सेल्फ प्रोक्लेम धमाकेदार एक्सपोजेस वाले पॉडकास्ट के रिलीज होने के अगले ही दिन मैंने अपने चैनल पे ये बैक टू बैक कमेंट्स पढ़े व्हिच एनकरेज मी टू वॉच दिस पॉडकास्ट इवन मोर बिकॉज दीज कमेंट्स मेंशन्ड कि वहां पर कुछ ऐसी बातें हुई है दैट रिलेट टू माय रीसेंट कॉपीराइट बैटल विद ANI, जिसकी वजह से मेरा 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर चैनल वाज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिलीटेड फॉरएवर एंड दैट इज व्हाई I have so much to say about this because hey, apparently I'm also a part of it. और इसलिए contrary to the suggestion in the comments, मैंने डिसाइड किया कि this podcast doesn't deserve a reaction. It deserves a proper detailed response. In other words, ये हमारी जम के लेने वाला है। पर ये तो मैं करूंगा क्योंकि जिस वाहियात लेवल की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तुम फैलाते हो वो इतनी बोगस और डेंजरस होती हैं कि उनका मजाक उड़ाना इज द लीस्ट आई कुड डू। So shall I start? Yes. तो आज मैं इन सारी बोगस थ्योरीज को तसल्ली से डिबंक करूंगा और इसीलिए ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, तो शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाली ऑडियंस के लिए मैं स्टार्टिंग में ही सारे स्पॉयलर्स दे देता हूँ। तो इस फ्रॉडकास्ट एपिसोड के थ्रू फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर वाज एक्सपोज्ड एज अ कांग्रेस मेंबर, न्यूज लॉन्ड्री वाज एक्सपोज्ड फॉर रनिंग फॉरेन फंडेड नैरेटिव और मेरे जैसे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स को भी एक्सपोज किया गया फॉर स्टीलिंग ANI का कॉपीराइटेड कंटेंट और इस चोरी में हमारा साथ देने के लिए यूट्यूब को भी एक्सपोज किया गया और बताया गया कि कैसे यूट्यूब हैज नाउ फॉलन टू अ पॉइंट Where it needs to be smashed down, and some of its executives probably need to be spending some time in jail. तो इस वीडियो में मैं ऐसी ही 4 घातक और घटिया कंस्पिरेसी थ्योरीज डिबंक करूंगा जो इस एक फ्रॉडकास्ट के थ्रू फैलाई गई। पर इन 4 कंस्पिरेसी थ्योरीज के अलावा सबसे बड़ी फिक्शनल थ्योरी वाज दैट This podcast is an investigative journalistic deep dive. Is an investigative journalistic deep dive. ये तो सही नहीं है। और इस डिसइन्वेस्टिगेटिव प्रोपोगैंडिक डीप डाइव में फ्रॉडकास्ट भाई के 2 गेस्ट थे, अभिजीत अय्यर मित्रा और ईशान प्रकाश। नाउ द फर्स्ट गेस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा इज अ सीनियर फेलो एट द इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज बट ही इज बेटर नोन एज Famous dirty talker, sapiosexual. और उनके साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है Ishan Prakash, who an employee has described as the Rahul Gandhi of ANI. Oh my god. ANI एडिटर स्मिता प्रकाश के बेटे ईशान प्रकाश इज द एडिटर ऑफ लाइव सर्विसेज इन हिज फैमिली बिजनेस और ANI के ऑफिस में लोग ईशान को देखकर उनसे अक्सर ये सवाल पूछ लेते हैं, तू कौन है बे? तो तेरी क्या औकात है उधर बैठने के लिए? क्योंकि तेरा नाम है बस। इनहेरिटेड प्रिविलेज, एक्सीडेंट ऑफ नेचर। माँ बहन कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टिक डीप डाइव टू फाइंड आउट द फैक्चुअल ट्रूथ बिहाइंड दीज बिग एक्सपोजेस व्हिच आर एक्चुअली जस्ट वाइल्ड कंस्पिरेसी थ्योरीज। और ऐसा करना मुझे जरूरी लगा क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन भी तुम फैलाते जाओ विदाउट एनी ब्लोबैक वो भी नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन विद कंस्पिरेसी थ्योरी नंबर 1। There's a certain fact checker, for example, claims to be neutral. Let me show you this. Okay, you're talking about Mohammed Zubair. This is from the book Bharat Jodo Yatra. On page 40 of that book, in Karnataka, senior Congress leader B.K. Hari Prasad, Sasikant Sendil in brackets former IAS, and Zubair went out of their way to aid us. Oh, so he's with the Congress. अब यहाँ अजीब कंस्पिरेसी मित्रा और फ्रॉडकास्ट भाई ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जुबैर फैक्ट चेकर के डिस्गाइज में एक्चुअली एक कांग्रेस कार्यकर्ता है। If you go by just this book, you're a political operative then you work for one political party. इनकी 100% फ्रॉड थ्योरी एक्स पे देखने के बाद खुद इस बुक के ऑथर ने इस बचकाने एक्सपोजे का फैक्ट चेक करते हुए बताया कि जिस जुबैर के बारे में बुक में लिखा गया है वो कांग्रेस मेंबर जुबैर हैं
who is not the same person as the fact checker Zubair. हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? पर ऐसे फैक्ट चेक्स के बाद भी इस बोगस कंस्पिरेसी गैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज I don't even think fact checking is real in India anymore. मेरे को तो ऐसा लगता No, है कि fact checking anywhere is not real. नहीं. Fact checking everywhere in the world is real. What is unreal is your ability to disregard facts and instead believe in totally fraud conspiracy theories. बट ऑफ कोर्स हमें तो कुछ आता नहीं. फैक्ट चेकर्स बताएंगे हमें. और फिर जब खुद फैक्ट चेकर जुबैर ने भी इस झूठ को फैक्ट चेक करते हुए ट्वीट किया तो फ्रॉडकास्ट भाई ने फेक न्यूज फैलाने के लिए माफी मांगने की जगह रिप्लाई करते हुए ये कहा कि 24 घंटे के अंदर ऐसा रिबटल आने का मतलब ये है कि जो फ्रॉडकास्ट भाई के गेस्ट ने सफेद झूठ फैलाया था वो जरूर सच ही होगा. और ये रिप्लाई पढ़ के आई वाज लाइक, What is the need for you to open your mouth? I mean, would you really want to display the fact that you're a discombobulated moron every single time in public? अब फ्रॉडकास्ट भाई को तो सिर्फ व्यूज और कंट्रोवर्सी से ही मतलब है, इसीलिए ऑल्ट न्यूज के जुबैर को अपॉलॉजी देने की जगह अजीब कंस्पिरेसी मित्रा के साथ डिबेट का इनविटेशन दे दिया और साथ ही जुबैर को गैसलाइट करते हुए ये भी कहा, एंड आई कोट, आई एम सो सॉरी माई गेस्ट्स रैटल्ड यू सो बैडली. और ये पढ़कर आई वाज लाइक, You should know you're a fantastically stupid young man, so shut up. अब ऐसे ट्रूथ डिनायर्स और प्रोपेगेंडा बिलीवर्स को सिर्फ फैक्ट चेकर से ही नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत भारी जलन रहती है. many people come up to me and they're like, bro, look at the valiant and fearless form of journalism that happens when people like News Laundry use a subscriber only model because they believe that if the subscriber funds their news, they can be honest and independent. I told my friends who said that is like, go and look up Umedyar Network. और इसी से आते हैं कंस्पिरेसी थ्योरी नंबर 2 पर कि न्यूज लॉन्ड्री प्रिटेंड्स टू बी अ सब्सक्राइबर फंडेड मॉडल बट इन फैक्ट इट्स अ फॉरेन फंडेड एंड फॉरेन एजेंडा रनिंग चैनल. Real money for News Laundry, for example, comes from Omidyar. Yeah, we know that. अब एक गूगल सर्च से मुझे ये पता चल गया कि पियर ओमिडियार इज अ फ्रेंच बॉर्न इरानियन अमेरिकन बिलियनर हु फाउंडेड eBay and now runs Omidyar Network, which owns almost 17% stake in News Laundry. और ये इन्फॉर्मेशन मुझे न्यूज लॉन्ड्री के ही एक आर्टिकल से पता चली. It is deception. It is public deception. Pay to keep news free. Your payment is not determining the news. It is Pierre Omidyar's money determining the news. फिर मैं Omidyar नेटवर्क की वेबसाइट पर गया तो पता चला that this is an impact fund that has invested in several impact-driven Indian startups like news organizations, including the very openly ideologically right Swarajya magazine. पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? Another fun fact I found out is that BJP MP Jayant Sinha served as managing director of Omidyar Network and led their overall investment strategy till 2013 before becoming a minister in Modi government. Abhijit, you shed more light on this here. You must have read more about it. Now, according to Ajib Conspiracy Mitra's theory, News Laundry's reporting is determined by Omidyar's money. फिर तो Swarajya magazine's news is also determined by the same Omidyar money. Yeah. And ये तो कुछ भी नहीं है मित्रों. By that logic, ANI's news reporting is then determined by British media network Reuters, which owned 49% stake in ANI until December 2022. And then after changes in FDI rules, it now owns 26% of ANI, which is still way higher than the 17% ownership of Omidyar Network in News Laundry. डैश 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 तुम बोले क्यों नहीं? देख भाई. हाँ. भाई बंदा टायरेड में है तो मैं थोड़ी कुछ बोलूंगा पे. इट्स गुड कंटेंट चलता है. तो ऐसी बोगस कंस्पिरेसी थ्योरी सुन के मैं इन महापुरुषों को बस यही कहना चाहता हूँ कि इतना तो झूठ मत बोलो यार. पर अंधभक्त कंस्पिरेसी बिलीवर्स को तो फॉरेन फंडिंग वाली थ्योरी से इतना प्यार है कि हर नॉन राइट विंग क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर इनके हिसाब से जॉर्ज सोरोस फंडेड है. ये जॉर्ज सोरोस वाला प्रोपेगेंडा आपने जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कभी ना कभी देखा होगा. इसमें इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, वामपंथी, जेएनयू, टूलकिट गैंग, खान मार्केट गैंग, कांग्रेस वगैरह इन सब की साथ में बात करी जाती है. एक बिल्कुल खिचड़ी बना दी जाती है इन सब बड़े बड़े वर्ड्स की. और ये खिचड़ी मोदी भक्तों को खिलाई जाती है गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ व्हाट्सएप पर. और अब तो बात इतनी हाथ से निकल चुकी है कि ये सोरोस थ्योरी पे जोक मारो तो ये मंद बुद्धि गैंग उसको भी सीरियसली लेके एक एक्सपोजे मान लेता है. Do yourselves a favor. Stop being losers. पर इस फॉरेन फंडिंग की थ्योरी से ऑब्सेस्ड मंद बुद्धि गैंग कभी मोदी जी से ये नहीं पूछेगा कि उनकी गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ क्यों पास किया जिसने पॉलिटिकल पार्टीज में फॉरेन फंडिंग को फुली अलाउ कर दिया. Nobody questions them. Why? The FCRA amendment of 2018 exempts all political parties from scrutiny for foreign funding, वो भी retrospectively 1976 से. पर इस मंद बुद्धि गैंग के हिसाब से ना तो ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है और ना इंडियन पॉलिटिक्स में फॉरेन इन्फ्लुएंस को बढ़ावा देने वाला एक डेंजरस स्टेप है. इन महापुरुषों के हिसाब से तो ये भी मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक है. डंके की चोट पे
हिंदुत्व तो डंके की चोट पे मोदी को वोट देना है. जब राम मंदिर हो गया ना, I've just stopped criticizing the man. I've just stopped criticizing him. But don't you worry, my friend Ajib Conspiracy Mitra. Keeping national interest in mind, I will never stop criticizing either him or you because criticism is the backbone of democracy. और अगर ये नहीं होगा ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा. क्रिटिसिज्म के बिना सुधार हो ही नहीं सकता जी. इम्पॉसिबल है. क्या मोदी में कुछ कमियां नहीं होगी क्या? No. मोदी में बुराइयां नहीं होगी क्या? No. वो कौन बताएगा? ध्रुव राठी और रवीश और whatever. मीडिया को बतानी चाहिए. No man. प्लीज प्लीज प्लीज. You're Congressy. You're Congressy. आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी. And I am committed to debunking conspiracy. Theory number 3. Abhijit, talk about copyright also. YouTube is actually allowing IPR and content theft if they approve of your politics. Context के लिए बता देता हूँ कि IPR means intellectual property rights, which includes video content. And a copyright violation happens when content owned by one company or organization is used by a YouTuber like me without permission or license from them. For example, if I use clips from ANI in my videos, ANI can ask YouTube to delete that video for copyright violation, which is called a copyright strike. YouTube has a 3-strike policy, I know. right? 3 strikes means your account gets taken down. Forever. No way to get it back. No way to get it back. Or recently, my channel was also on the verge of almost getting deleted permanently after I made a video which criticized and fact-checked 7 wild claims of Smita Prakash, the editor of ANI, and Little Prakash's mom. And almost everyone who saw that video was like, This lady is talking out of her ass. She's nothing but a high society auntie. और ये वीडियो रिलीज होने के 1-2 दिन बाद ही I received 2 copyright strikes from ANI, which was then followed by a total of 12 more failed copyright strike attempts. 7 इस चैनल पर और 5 मेरे दूसरे चैनल क्रूर दर्शन पे. क्या यूट्यूबर ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन का चैनल डिलीट हो सकता है बिकॉज ऑफ 3 स्ट्राइक्स? उनके चैनल में 2 स्ट्राइक्स हो गए इन टोटल. 3rd कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की भी कोशिश की गई थी. Luckily, I never received a 3rd copyright strike and my channel was saved because all the other 12 copyright strike attempts by ANI were turned down by YouTube because it believed my content is protected by fair use. Yeah. So basically, fair use allows anyone to use copyrighted content for review or criticism. और बताओ. मैं बताता हूँ. तो मेरे केस में I got saved because I used clips of ANI to analyze and criticize the lapdog journalism they do. Also, I'm a political satirist and not a direct competitor of a news organization like ANI. And the fact that through heavy editing, I gave new meaning to the clips used and I didn't just reproduce them in their original form. All of this together ensured that I was protected under fair use under copyright protection laws. There are a lot of players out there, YouTubers and all, who piggyback on ANI content when they are not subscribers. So we have a very active team that finds them and we copyright strike them and we force them to buy a license. Now, while Little Prakash claims that ANI's problem is only monetary loss, which is why they copyright strike YouTubers like me, पर किसी इंसान को Delulu Ultra Pro Max होना पड़ेगा ये believe करने के लिए that ANI would give licenses to creators like me who criticize their sold out Godi journalism. Let me give you a prime example to prove this point. ANI's page on Wikipedia had criticism of their journalistic ethics, so they filed a defamation case against Wikipedia. ANI has been accused of having served as a propaganda tool for the incumbent central government, distributing materials from a vast network of fake news websites and misreporting events on multiple occasions. ANI has alleged that this statement, along with some other similar statements on the page, are misleading, negative, and defamatory. It claimed that this was done with the malicious intent of tarnishing ANI's reputation and discrediting its goodwill. At this point, we should note that the lines ANI is objecting to have clear citations that lead to the primary source of information. In the case of the sentence we just read out, the sources are articles published on The Caravan, The Ken, BBC News, EU Disinfolab, Politico, and The Diplomat, all clearly cited. But none of these publications have been mentioned in the lawsuit. Damn. Yeah. Now, to prove my point further, let me give you examples of the kind of petty and vengeful copyright strike attempts ANI made against me. Out of the dozen strike attempts, one was for using these 10 seconds of a Baba Ramdev interview in an almost 30-minute video. In another case, it was for using 6 seconds of BJP MP Brij Bhushan's interview in a 17-minute long video.
and in yet another case for a 4-second interview clip of Modi government's minister Anurag Thakur, and in one case for using 6 seconds of UP CM Yogi Adityanath's election speech given in public. Now in all of these examples, none of this was even exclusive ANI content. It was generic news content in the public domain being covered by many other news agencies and channels and not just ANI. And in this one case where they attempted a copyright strike for exclusive ANI content, it was for a 5 seconds clip of Smita Prakash used as a meme reaction in a 22-minute video. I will demonstrate there are people with up to 9, 10, 11, 12 strikes. These accounts still exist, and they unfortunately are only one ideology. Those accounts are using that content, are protected. So that is what is concerning. You know, I think what's truly concerning is that India's largest news agency cannot handle critical analysis or satire in the world's largest democracy. ANI ने जो 12 failed copyright strike attempts किए मेरे against, they weren't forcing me to buy a license. They just wanted to delete any criticism of them that spoils their image, probably in front of their foreign partners Reuters. So, for a certain kind of elite media in this city, that is difficult to fathom. That why don't they like us? We are very likable people. And therefore, people like Little Prakash will keep coming in public and keep floating these bogus theories of YouTube being criminally unfair. I don't have evidence for this. Abhijit probably does, that there are people out there that are demonetizing some people, not monetizing some people. Now let me give you a few personal examples of YouTube's monetization policy. My second channel, Crude Darshan, which has been inactive since December 23, is because it has been blanketly demonetized by YouTube, and even after multiple appeals, YouTube hasn't monetized it since last year. Even on this channel, which is monetized, almost every other video that I upload gets automatically limited monetization by default, which means that it earns close to no revenue. But I still keep making videos, और ये सब मुझे उतना personally affect नहीं करता क्योंकि एक कमरा चाहिए मुझे, तो सोने के लिए एक तख्ता चाहिए, ओढ़ने के लिए कंबल चाहिए, तो कुछ चाहिए थोड़ा है. Of course, no YouTuber can or will deny that it'd be great if YouTube makes its policies and practices more transparent. But using the argument of YouTube's sometimes vague policies to advocate for government interference in YouTube is the last thing any democratic creator would want. But government propagandists want nothing else. They want to attack one of the rare remaining democratic platforms like YouTube, where criticism of the government and dissent can still exist, unlike mainstream Godi media or the echo chambers of WhatsApp University. Anyway, whatever the reason, there has to be representation from this government to these giants to put in place technical guardrails. You just want certain guardrails in place. We have to have guardrails in place, but definitely guardrails around those places. And while Little Prakash pushes so hard for guardrails on YouTube content, he simultaneously believes that TV news is doing a good job and requires no guardrails. This is where news channels in India are responsible. While the Supreme Court and several high courts of India have asked for guidelines to be set in place and implemented properly by the government to curb demonizing media trials and rampant hate speech in the name of TV news. And I think their sort of judgment, editorial judgment, is not flawed. अब लिटिल प्रकाश अपनी मोनेटाइजेशन बचाने के लिए अपने सबसे बड़े क्लाइंट्स यानी टीवी न्यूज चैनल्स को ब्लाइंडली डिफेंड करेंगे ही. बट व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, यहाँ पे गवर्नमेंट नेट की जरूरत है एंड प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वे आवर ज्योग्राफी इज. आई मीन वी हैव एनिमीज ऑल अराउंड अस. कहीं ना कहीं वी नीड प्रोटेक्शन विद आवर फ्रॉम आवरसेल्व्स आल्सो. तो कुछ समझे मित्रों, YouTube needs government regulation because of India's geography and also because we need protection from ourselves. इससे ज्यादा खराब और यूजलेस लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुनी है. So it's the biggest liars who get after a neutral platform the most. Now, after attacking fact checkers, independent media organizations, and individual political commentators who are critical of the government, it was time for them to attack a Modi government ministry with the sensational conspiracy theory that a Gaddar inside the Ministry of Information is working secretly with Google against national interests. I'm actually writing a formal letter to the minister because the minister turns out his office is compromised. Somebody in his office is compromised and is clearly colluding. I don't know if it's a secretary in charge of MIT or who. So I'm actually writing a very nasty letter to the minister about this. और यही है इस मंद बुद्धि गैंग की फोर्थ और इस वीडियो की लास्ट कंस्पिरेसी थ्योरी. Somebody is clearly compromised in that office and is colluding with Google against national interest. पर funnily enough,
थोड़े दिन पहले तक ये अजीब कंस्पिरेसी मित्रा इससे एकदम उल्टी थ्योरी दे रहा था, where he said that We know YouTube and YouTube का CEO in India. He keeps hanging out at the PMO. Yeah, YouTube guy is the PMO's favorite. The YouTube guy is the PMO's I'm honestly telling you this. Who is this YouTube guy? तो कुछ दिन पहले तक YouTube CEO was Prime Minister Office's favorite. मतलब YouTube was openly on the government side. But now the theory has changed to YouTube pushing anti-government agenda. कुछ भी अजीब कंस्पिरेसी मित्रा जैसे लोग लिटरली कुछ भी बकवास पेल सकते हैं. I mean लिटरली कुछ भी. The huge Google office in Gurgaon. There is nobody out there who does any work. They're all sitting in the office masturbating. Besides acting like a sadak chhap troll, he also loves to role play a dictator who will shut down any company which doesn't side with the government. YouTube has over-regulated to the point where it needs to be smashed down. And some of its executives probably need to be spending some time in jail. I am going to keep advocating for all its intellectual property rights and its monetization to be removed. They should not be able to make money out of India. Clearly, he's trying to threaten YouTube that if you want to make business in this country, you'll have to villainize and systematically shut down opposing voices that are critical of the BJP government. At the same time, he wants fraudcasts like these that entertain his ridiculously fraudulent and bogus conspiracy theories and market them as sensational exposés to be the only kind of media that exists on YouTube. Every time I see a Dhruv Rathi video or a Ravish video, if it comes up, I never search for them, but if it comes up on this thing, I immediately report it. If it's a left-wing channel, I'll report it and then mark it as don't recommend me. If it's a right-wing channel... You'll report it? Yeah. For what? For bullshit. हाँ तो बुलशिट से याद आया कि अजीब कंस्पिरेसी मित्रा वही इंसान है who peddled the fake news of Modi having stopped the Russia-Ukraine war. You also, I guess we're both in the information business. Yeah. I mean, our value is information that we have. Yeah. He's also the same guy who came up with the disgusting classist theory of Ravish Kumar having low-income group subscribers. जो भी बताए तो सही नंबर. No, but it is low-income group subscribers. Low-income viewership, so even the earnings are very low. बकवास की भी हद होती है. और अगर आपको लगता है कि ये इसकी चीपनेस की लिमिट है, then listen to what he had to say about the Dutch ambassador to India. I don't know. I mean, she looks like she's got herpes or syphilis, the new Dutch ambassador here. I have no comments. What kind of? मतलब Type 2, type 1. You know. क्या nonsense है? क्यों? बकवास. But still, what's wilder than the dirty conspiracy theories of Ajib Conspiracy Mitra are his wild dance moves. And this is his mouth going all over the place, like this. And like this. And like this. Ta-na-na-na, ta-na-na-na, dil hai tera deewana. Beautiful. And imagine the host of this broadcast sold all of these garbage conspiracy theories as investigative journalistic deep dive. तो इसी बात पे मैं आपको एक असली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टिक डीप डाइव का एग्जांपल दिखा देता हूँ. न्यूज लॉन्ड्री जर्नलिस्ट exposed ANI's shady public relation deals with governments, especially BJP state governments, in a detailed news article on News Laundry. Which is about the PR packages that ANI has and has had with at least 7 state governments since 2010. So what they do, they promote chief minister's image by using their social media platforms or their, wire services. As a viewer, I won't know what is a paid news and what is of public importance, so to speak. Little plug, follow ANI. The former ANI journalist told you that ANI is the most loved child of the BJPs. Yeah. Now ANI और BJP के intimate relationship का एक prime example राजस्थान से सामने आया, जहां 3 companies had applied for the BJP-run government's PR contract. And of course ANI won the contract. But that's not even the scandalous part. बाद में पता चला that the real scam was कि स्मिता and Ishan Prakash were directors in all the 3 companies that had applied for this PR tender. हमारे को देखा है. Now the only glimmer of hope, यानी उम्मीद की आशा, that I found in this gloomy propaganda-driven fraudcast fiasco was the comment section of Fraudcast's YouTube community post. Fraudcast bhai wrote, and I quote, I am surprised Google didn't take down the last podcast. Perhaps they're taking the allegations that Abhijit Iyer Mitra made seriously. Or they're waiting for the right moment. Or they're literally so big and so powerful that a small podcast like mine doesn't even register. Now the top comments on this post read something like, You are not a revolutionary. ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है. इतनी भी कोई बड़ी बात थी नहीं. भाई मेरे, तू इतना डम कब से हो गया है? और ठंडे रख भाई, उस एपिसोड में कुछ भी नहीं था ऐसा. Google is not a fool like your guests. भाई थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया ये वाला पोस्ट?
फेंको पूरी शक्ति के साथ। लेस ऑथेंटिक देन भूत प्रेत पॉडकास्ट्स। भाई is the definition of delulu. Podcasters should know. People who watch podcasts these days are not that dumb. I wonder if these YouTubers consider everyone so stupid. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। Read in Modi's voice. हाई हॉर्स से उतर जाओ सर, विनम्र रहो, उड़ो मत। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। और वीडियो खत्म करते हुए मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने घर, परिवार और अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के साथ साथ अपने लॉजिकल और फैक्चुअल रीजनिंग वाले दिमाग का भी खास ख्याल रखिए। बिकॉज राइट नाउ इन इंडिया द बिगेस्ट स्कैम हैपनिंग इन द नेम ऑफ कंस्पिरेसी फिल्ड पॉडकास्ट इज द वेरी डेंजरस बुद्धि का घोटाला। बुद्धू तो मत बनो, यंग डजंट मीन बुद्धू भी होना पड़ता है। क्या बात है, हाउ अमेजिंग। You know, this is the kind of people we call in Tamil Mayir Pidingi Pasanga. Mayir Pidingi is a professional plucker of pubic hair. The collective IQ of everyone is so low. ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस देखिए, कमेंट्स की क्वालिटी देखिए, इन सब से जो कलेक्टिव IQ लोअरिंग हुआ है उसका इम्पैक्ट कॉन्वर्सेशंस में भी दिखता है। एंड दिस इज व्हाट आई हेट। I can't agree with you more because it's post-truth, post everything, like, you know, I mean, random statements that are coming about. Unashamedly, boss. ये तो सही नहीं है।